महकता दामन। हिंदी उर्दू स्टोरीज। आप देख रहे हैं इश्क भी रिश्ता भी। अम्मी तौलिया, अम्मी चाय, अम्मी मेरे सॉक्स कहाँ हैं। धड़ाम, धड़ धड़, ये भांत भांत की आवाज़ें रोज़ सुबह की थी। आसिया ने बोझल आंखों को जबरन खोलना चाहा। नाकामी पर बंद आंखों समेत बेड पर फुसकड़ा मारकर बैठ गई। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। ताज़ा शेव की महक बिल्कुल करीब आकर रुकी थी। उसने पट से आंखें खोल दी। ओह, आप उठ भी गए? वो तेज़ी से संभली थी। उठ तो गया था, मगर सुबह अब हुई है। उसने मानी खैज अर्थपूर्ण जुमला शोक अंदाज में कहा। आसिया सिमटकर गठरी बन गई। सुबह होती है तो बंदा उठता ही है ना। अब सुबह हुई है से क्या मतलब है? दोनों हाथ टांगों से लपेटे वो हैरानी से पूछ रही थी। समीर ने उसके चेहरे को देखा और स्याह बालों की मोटी सी लट कानों के पीछे करते हुए सरगोशे में बोला, जब तक तुम्हारी रोशन आंखें ना खुलें, सुरीली आवाज़ ना गूंजे, इन चूड़ियों की खनक सुनाई ना दे, मेरा दिन कहाँ निकलता है भला। मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। नए नवेले शौहर की लौ देती निगाहों से घबरा कर उसने दामन बचाया। अम्मी तैयार कर चुकी हैं। अब भी समीर का लहजा रोमांटिक था। ओफो, आप मुझे आवाज़ें दे लेते ना। बेचारी अम्मी सुबह से शाम तक आप चारों भाइयों की फरमाइशें पूरी करने में लगी रहती हैं। वो वाकई शर्मिंदा सी हो गई थी। हाँ, वो तो है, पर अम्मी ने हिदायत की थी कि उनकी नई नवेली बहू की नींद खराब ना करो, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। कहते हुए गीले बालों की छींटें जानबूझकर उस पर झाड़ी गई थी। शौहर का ये अंदाज भी उसे दिल बराना ही लगा। वैसे आप चारों भाई ना एक नंबर के सुस्त और कामचोर हैं। ये मेरा 10 दिन का तजुर्बा है। कहते हुए वो दुपट्टे से चेहरा साफ करती हुई बोली। होना तो ये चाहिए था कि आप लोग उनका हाथ बटाते कि उनकी कोई बेटी तो थी नहीं, मगर उल्टा आप लोग बोझ बने हुए हैं। हर बात में अम्मी अम्मी। अब तुम आ गई हो ना अम्मी का हाथ बटाने को। समीर बालों में ब्रश फेर कर बोला था। हाँ बिल्कुल, अब तो वो आराम करेंगी या मुझसे बातें बस। चलो भाई, ये भी आजमा लेते हैं। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? दोनों हाथ कमर पर रखे वो जैसे लड़ने को तैयार थी। समीर को हंसी आ गई और समीर के हंसने पर उसे याद आया कि वो सिर्फ 10 दिन की ब्याही हुई दुल्हन है, तो जल्दी से अंदाज में तब्दीली ले आई। मेरा मतलब है कि मैं कोई रिवायती बहू साबित नहीं होंगी, अच्छी वाली बहू बनूंगी इंशाल्लाह। उसके लफ्ज़ों में ही नहीं, आंखों में भी सच्चाई थी। समीर को सच मानने में कोई परेशानी ना हुई। रिवायती बहू कैसी होती हैं भला? वो फिर से शौक हुआ। वैसी ही जैसे स्टार प्लस के ड्रामों में होती हैं, ऊपर से मीठी अंदर से अंगीठी। वो अचानक ही बोल गई। समीर ने बेधड़क कह कहा लगाया। अंगीठी? उसने कहा। हाँ ना, अंदर से आग ही आग भरी होती है, इसीलिए अंगीठी। और वैसे भी मुझे आंटी, मेरा मतलब है अम्मी, बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरा तजुर्बा है, जिन लोगों के माथे पर शिकने ना हो वो बहुत नरम दिल और बर्दाश्त वाले होते हैं। पता है, हमारे कॉलेज में जितने भी सख्त गिर टीचर थे ना, उन सब की त्योरियाँ हर वक्त चढ़ी रहती थी। मुस्कुराते हुए भी तकलीफ़ में दिखाई देते थे बेचारे। वो संजीदगी से बोले, यार आसिया, मुझे तुमसे इतनी अच्छी बातों की उम्मीद नहीं थी। समीर ने संजीदा चेहरा बनाकर कहा। आसिया ने बुरा मानने वाले अंदाज में मुंह फुलाया तो वह हंस दिया। मजाक कर रहा था यार, लेकिन तुम्हारा अंदाज़ा गलत नहीं है। अम्मी बहुत नरम दिल हैं। तुम उनके साथ रहोगी तो तुम्हें अंदाज़ा होगा कि वो कितनी सुलझी हुई तबीयत की मालिक हैं। मजाल है जो कभी उन्हें गुस्सा आ जाए। हम लोग कितना ही घर में फैलावा करें, उनके काम बढ़ाएं, उन्हें तंग करें, वो कभी माथे पर बल नहीं लाती। माँ के लिए उसके लहजे में प्यार ही प्यार था। आसिया मुस्कुरा दी। जी, सब नोट कर चुकी हूँ। आप लोगों ने उनकी इस अच्छी फितरत की वजह से उन्हें घनचक्कर बना रखा है। उनकी जगह हमारी अम्मी होती ना तो तीर की तरह सीधा कर देती चारों भाइयों को। आप लोगों ने तो हद ही कर रखी है। सॉक्स भी उनसे ही ढूंढवाते हैं, शर्म तो आती नहीं।
यार आदत पड़ गई है ना। समीर ने सर खुजाया। चलो अब मेरे सॉक्स तो तुम ढूंढ दिया करोगी, बला की मासूमियत से पूछ गया था। हरगिज़ नहीं, उसने भी सख्ती से जवाब दिया था। क्यों भाई? समीर ने आंखें फाड़ी। मैं सॉक्स एक जगह रख कर बाहर बड़ी सी चिट लगा दूंगी कि सॉक्स यहाँ मौजूद हैं, खुद निकाल लिया करना। अरे बाप रे, तुम्हारे इरादे तो बड़े ख़तरनाक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पानी के कूलर से लेकर रोटियों के टिफ़िन तक चिटें लगाकर ऑर्डर दे दिया जाया करेगा कि जो चाहिए झटपट कर ले लो। ऐसे में मेरा क्या बनेगा? या अगर मुझे वक्त पे वक्त तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत पड़ी तो मैं बेचारा किस कोने में वो चिट तलाश करूँगा जहाँ लिखा होगा मोहब्बत यहाँ मिलेगी। समीर के अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके लिए चिट लगाने की क्या ज़रूरत है? आप बस मेरी तरफ देख लिया करना, मैं तो पूरी सर से पाँव तक मोहब्बत हूँ। जवाब जितना दिलनशीन था, अंदाज उससे कहीं ज़्यादा दिलकश। समीर कुर्बान ही तो हो गया। यार मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये शादी इतनी हसीन भी हो सकती है कि बंदे का ऑफिस तक जाने का दिल ना चाहे। तौबा है समीर, आप भी ना। चलिए, अम्मी नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रही होंगी। उसने समीर को बाहर धकेला और ख़ुद मुस्कुराती हुई वॉशरूम की तरफ मुड़ गई। अभी नहीं बेटा, अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम काम में लग गई। आसिया को किचन में बर्तन समेटते देखा तो उसकी सास साहिरा ने उसे बड़ी मोहब्बत से रोका था। फिर क्या करूं? सारा दिन बैठे बैठे बोर हो जाती हूं, करने देना अम्मी। ये कोई काम थोड़ी है, ये तो महज अपने आप को मसरूफ़ रखने का बहाना है। अगर बोर हो रही हो तो टीवी देख लो, कोई किताब पढ़ लो, फ़ोन पर बात कर लो। आजकल की लड़कियों के पास तो यही मसरूफियत होती हैं। उन्होंने फराख दिली से उसे वो राहें दिखाई जो किसी भी सास के करीब नापसंद हो सकती थी। वो दिल ही दिल में उनकी फराख दिली की कायल हो गई। आप बहुत अच्छी हैं अम्मी, सच। उसने प्यार से उनकी बाहें थाम ली। वो ऐसी ही थी, खुलकर मोहब्बत का इजहार करने वाली। साहिरा मुस्कुरा दी। मुझे यकीन है आपकी अप्पू के साथ कभी लड़ाई नहीं हुई होगी, और पड़ोसी तो ठंडी आहें भरकर रह जाते होंगे। वो शरारत से बोली। साहिरा की मुस्कान गैर महसूस तरीके से मुरझा गई थी। इसमें कमाल मेरा नहीं बल्कि तुम्हारे अब्बू का है। सारी ज़िंदगी लड़ने का हक इस्तेमाल नहीं किया, वो धीमे से कहकर रह गई। और आपने? वो उसी मूड में थी। मुझे तो लड़ने का बहाना भी ना ढूंढना आया। एक अनदेखा अनकहा दुख था जो लफ्ज़ों में निकला और आंखों में गुम हो गया, किसी महरूमी की तरह। आसिया चंद लम्हे तक उन्हें देखती रह गई। स्याह बालों और स्याह घनी भवों से हमरंग होती पुरकशिश आँखें, सफ़ेद बेदाग चेहरा, चेहरे पर ठहरा वक़ार और वक़ार में समाई जज्बातियत। तेरी सास बड़ी खूबसूरत है, बड़ी बहन लगेंगी तेरी। अगर तीनों बड़े बेटों को छुपाकर चौथे 12 साल के बेटे को पहला कर दें तो सब यकीन कर लें। ये आसिया की कज़िन्स के ख़यालात थे साहिरा के बारे में, और ख़ुद उसके अपने ख़यालात उनसे अलग नहीं थे। मगर ऐसे में उसके ससुर वक़ार साहब की ठंडी मिजाजी और गैर मामूली गंभीर खामोशी ने चंद दिनों में कितनी बार उसे शुबहात में डूबने पर मजबूर किया। मगर अपनी सास की नरम मिजाजी और सुलह वाली तबीयत को देखते हुए उसने सर छटक कर उन ख़यालात को दूर भगाया था। मगर आज ऐसा करना नामुमकिन नज़र आ रहा था। कुछ तो था जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था, दिखाई नहीं देता था। और उसका अपना ख्याल ये था कि जो फासला महसूस हो वो दिखाई देने से ज़्यादा दूरी पर होता है। उसके सास ससुर शायद इतनी ही दूरी पर थे, साथ साथ मगर जुदा जुदा। एक सर्द सी खामोशी थी जिसने दोनों के फासले कर दिए थे। आसिया खुद बड़ी अल्हड़ सी थी, शौक व चंचल, ज़िंदगी को ज़िंदा रखने वाली, और जिस घर से आई थी वहाँ के सारे लोग उसके हम मिजाज थे। खामोशी का उनके यहाँ तसव्वुर भी नहीं था। 5 बहन भाई और दोनों माँ बाप जब एक साथ जमा होते तो लगता नटखट नौजवानों की कोई टोली शोखियों पर उतरी हुई हो। खुद उसकी अपनी दोस्त अगर कभी फ़ोन कर लेती तो आवाज़ें सुनकर पूछती, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आए हुए हैं क्या? और वो शर्मिंदा हुए बगैर खिलखिला कर हंस देती कि ये शोर ही तो ज़िंदगी की अलामत था। ससुराल में सारे ही लोग खामोश तबीयत के थे, लेकिन ये संजीदगी आसिया के आ जाने के बाद काफ़ी हद तक कम हो गई थी, क्योंकि उसने अपने घर की तरह यहाँ भी सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। वो देवर जो ज़्यादा वक्त बाहर गुजारना पसंद करते थे अब घर में टिकने लगे थे।
जब सब एक साथ बैठते तो हल्का फुल्का हंसी मजाक और नोक झोंक भी होने लगती थी। मगर जैसे ही उनके बाप वकार साहब घर में आते, कह कहों की जगह मुस्कुराहट ले लेती। शोर शराबा खामोशी में बदल जाता। फिर एक एक करके सब इधर उधर बिखर जाते। हालांकि उसने एक बार भी अपने ससुर को डांट डपट या सख्ती करते नहीं देखा था। वो तो बस अपने काम से काम रखते थे। वो बाप होने का फर्ज बखूबी निभा रहे थे। बात यहाँ तक भी सही थी, तो फिर गड़बड़ कहाँ थी? आसिया ने सोचना शुरू कर दिया। फिर जब उसने अपने माँ बाप और सास ससुर की बराबरी करी तो बहुत सी गांठें आप ही खुलती गई। बाप और माँ के एहतियात और सीमित रवैये औलाद पर भी असरअंदाज हुए थे, और उन्होंने वालिदैन को देखते हुए अपने हंसने बोलने की हदें आप तय कर ली थी। इसीलिए ज़रूरी था कि पहले साहिरा और वकार साहब के बीच की दूरियां कम हों। इस मकसद के लिए आसिया ने अपने ससुर वकार साहब को छोटी छोटी बातों में शामिल करना शुरू कर दिया। अब्बू चाय पियेंगे? अब्बू फला चैनल पर ज़बरदस्त टॉक शो आ रहा है। अब्बू आप आज अपनी पसंद बताएं। अब्बू ये, अब्बू वो। आखिरकार शुरू शुरू में नपे तुले जवाब देने वाले वकार अहमद चंद जुमलों से तफसीली बातचीत तक ही आ गए। अब तो कभी कभार टीवी लाउंज में आसिया के घर की तरह महफिल भी जमने लगी थी। उनके देवरों से कहकर कैरम और लूडो वगैरह मंगवा लिए। खुद लीडर बनकर सबकी जोड़ियां भी बना देती। ऐसे में नाना करने वाली साहिरा को ज़बरदस्ती घसीट कर वकार साहब के बराबर में बिठा कर दम लेती। भाई मैं और समीर पार्टनर, अम्मी और अब्बू पार्टनर, देखते हैं कौन जीतता है। साहिरा परेशान होकर कहती, अरे नहीं भाई मैं नहीं खेलती, अच्छा नहीं लगता। मगर आसिया के साथ समीर भी मिलकर उन्हें खेल का हिस्सा बनने पर मजबूर कर ही देता। माँ बाप मिलकर बैठते तो बच्चों को भी मज़ा आने लगा। कोई बेटा माँ की तरफ हो जाता तो कोई बाप की तरफ। वकार साहब भी हंसने बोलने लगे थे। बच्चों से बेतकल्लुफ़ी खुद उन्हें भी अच्छी लगने लगी थी। मगर साहिरा से तकल्लुफ़ अभी भी था। खुद साहिरा भी यूं उनसे बात करती जैसे कोई जुर्म कर रही हूँ। आसिया से इतने मजबूत रिश्ते में बंधे दो इंसानों की ये दूरी किसी तौर बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मगर कोई सिरा भी तो हाथ आता। आखिर उसने समीर को घेर लिया। ये अम्मी अब्बू गैरों की तरह क्यों रहते हैं? पता नहीं, शुरू से ही ऐसे हैं। समीर ने इस बात पर कोई अहमियत ना दी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? वो तफ्तीशी अफसर की तरह पूछ रही थी। ओहो, लड़ाई तो नहीं। कुछ अर्सा पहले तक अब्बू कुछ नाराज़ रहते थे। अम्मी, वो जहन पर जोर देकर बोला। किस बात पर? वो तो बाल के खाल निकालने पर तुल गई। समीर ने सर पकड़ लिया। अरे यार, वही रूटीन की बात जैसे मियाँ बीवी में होती है, शिकवे शिकायत। अब्बू का कहना था इस पूरे घर में अम्मी के लिए उनका वजूद ही गैर अहम है। मतलब सारे कामों के लिए वक्त है सिवाय अब्बू के, बस। और मुझे नहीं पता। उसने जान छुड़ाई। यही तो बात है ना, औलाद भी नाकारा, माँ बाप के बीच पुल भी ना बन सकी। आसिया ने मजबूत अंदाज में कहा। तो उसकी इस अफसानवी सी बात पर समीर की हंसी शुरू हो गई। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस मिजाजों की बात है। मिजाजों का एक सापन एक दूसरे को करीब लाता है, दूर नहीं करता। आसिया को उसके बात से शायद इख्तिलाफ था। कभी हमारे घर में देखा है, पापा के घर में घुसते ही एक शोर बर्पा हो जाता है। यहाँ तो अम्मी समेटती हैं तो आप सब भाई भी अब्बू को सलाम झाड़ कर इधर उधर हो जाते हैं। अच्छा, तुम लोग क्या पापा आ गए वाला शोर मचाते थे? समीर पूरी तरह मजाक के मूड में था। आसिया बुरा मान गई। समीर तो किसी तौर इस बात को संजीदा ले ही नहीं रहा था। हम कोई नन्हे बच्चे थोड़े ही हैं जो पापा आ गए जैसा शोर मचाएंगे। वो तो हमारे पापा घर में दाखिल होते ही आवाज़ लगाते हैं, कहाँ है मेरे पांचों टाइगर? यार, कोई दहाड़ वहाड़ लगाते रहा करो ताकि पता चले कि ये जंगल के बादशाह का घर है। समीर मुस्कुराता रहा। अगर मेरे तीनों छोटे भाई बहन कभी लड़कर पापा से शिकायत करने आते ना, तो पापा पता है क्या कहते थे? क्या कहते थे? पापा कहते हैं कि चूहों की तरह चूं चूं ना किया करो, मुझे अपना वजूद चूहा लगने लगता है। समीर की हंसी निकल गई। हाँ सच्ची? और अम्मी को घर में दाखिल होती आवाज़ लगाते हैं, कहाँ है मेरी हिरनी? हिरनी? समीर हंसते हंसते लोटपोट हो गया, क्योंकि आसिया की अम्मी कुछ मोटी थी। आसिया खुद भी हंसती। पता है अम्मी क्या कहती हैं? अम्मी कहती हैं समझ भी नहीं आता, बच्चे आपके टाइगर की नस्ल से हैं, बकौल आप खुद शेर हैं, मैं ठहरी हिरनी। अब मैं किसी को कैसे बताऊंगी कि असल में हम हैवानियत की किसी नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं?
हाँ हाँ, हाँ यार, ये तो सच्ची बात हो गई। समीर दिल खोल कर हंसा। और पता है, जब हमारा रिश्ता चल रहा था ना, तो आपकी अम्मी ने हमारी अम्मी से पूछा, आपके बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो अम्मी पापा से कहने लगी। उनका सवाल सुनकर मैं घबरा गई कि अब क्या बताऊँ। पापा ने पूछा, क्यों घबरा गई? अम्मी बोली, आपका ताल्लुक़ शेरों के ख़ानदान से है और अपनी अम्मी को आप जंगल की बुलबुल कहते हैं। मैं भला क्या बताती, शेर और बुलबुल का भी कोई जोड़ होता है क्या? हैं? यानी तुम्हारी दादी बुलबुल हैं? समीर का चेहरा सुर्ख हो रहा था। हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हैं नहीं, पापा कहते हैं। जब दादी हमारे घर आती है ना, तो कहते मेरे जंगल की बुलबुल आ गई। और दादी क्या जवाब देती है? समीर ने हंसते हुए पूछा। दादी कहती हैं, दफ़ा करो, चोरू को तो हिरनी कहता है और मुझे बुलबुल। खुदा पूछेगा तुझे इस नाइंसाफ़ी पर। दरअसल दादी को हिरनी ज़्यादा पसंद है। अपने घर की बात करना उसे खुद भी बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए बड़े मज़े से सारी बातें समीर को बता रही थी। और समीर था कि हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। समीर, आपको ये सब सुनकर अच्छा लग रहा है ना? आसिया ने पूछा। हाँ यार, वाकई तुम्हारे घर में बड़ी रौनक लगी रहती होगी। ऐसी रौनक तभी लगती है जब घर के लोग, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी, एक दूसरे के करीब हों। और मैं यही चाहती हूँ कि अम्मी अब्बू एक दूसरे के करीब आ जाएं। इसीलिए अब मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अम्मी अब्बू के पास रखूँ। इसीलिए मैं सारा काम खुद संभाला करूँगी। अम्मी के पास जब करने को कुछ ना होगा, तो वैसे ही उन्हें अब्बू के पास बैठा कर गपशप लगाना पड़ेगी। वो ये कहकर किसी ख्याल के तहत मुस्कुराई और बाहर निकल गई। समीर उसके हौसले को सराहता उसके हक में दुआ करने लगा था। सचमुच फिर उसने यही किया। घर की सारी जिम्मेदारियां खुद संभाल ली। साहिरा कुछ करने की कोशिश करती तो उन्हें हाथ में कभी चावलों का थाल, कभी सब्जी तो कभी दाल वगैरह थमाकर वकार साहब के पास बिठा देती। आप यहाँ बैठकर अब्बू से बातें भी करें और ये काम भी करें। धीरे धीरे सास ससुर की वो चहीती बनती चली गई। बिल्कुल उसमें बेटियों जैसा अंदाज वो अपनायत थी। धीरे धीरे वो देवरों की लाडली भाभी भी कहलाने लगी। अब जिस काम के लिए वो हर वक्त अम्मी अम्मी की रट लगाया करते थे, अब भाभी भाभी होने लगा। साहिरा बेटों के काम करने की कोशिश करती तो वो झट बना कर देती। ऑमलेट तो भाभी के हाथ का ही खाना है। नहीं अम्मी, चाय भाभी के हाथ की पीनी है। भाभी, भाई ये नहीं चलेगा। जुबैर ने सैंडविच बनवाए तो आपने बना दिए। मेरी बारी पर अम्मी बना रही हैं, मैं कट्टी। 12 साल का ताहा लाड से कहता और मजबूरन फिर उसे ही उठना पड़ता। मगर ये भी सच था कि इतना काम उसे कभी ज़िंदगी में नहीं किया था, इसीलिए थक कर चूर हो जाती। समीर, मैं कुछ दिनों के लिए एक बात सोच रही हूँ। कपड़े प्रेस करते करते वो पलटी। क्या सोच रही हो? समीर ने टीवी का वॉल्यूम कम करके पूछा। अम्मी अब्बू की इस नाराज़गी की वजह यही लगती है कि अम्मी ने बच्चों के चक्कर में अब्बू को नज़रअंदाज कर दिया और उनकी अहमियत कम हो गई। इस तरह वो दोनों एक दूसरे से दूर होते चले गए। अब्बू चूंकि अनापरस थे, इसीलिए शिकायत करने के बजाय दिल ही दिल में घुलने लगे। और शिकवा किया भी तो तब जब दिल पूरी तरह अम्मी से खट्टा हो गया। इसीलिए अम्मी की वो थोड़ी बहुत कोशिशें भी बेकार गई जो उन्होंने अब्बू को खुश करने के लिए की होंगी। अम्मी क्योंकि अब्बू को समझ नहीं सकी, इसीलिए अब्बू के खुश रवैये ने उन्हें भी उदास रखना शुरू कर दिया। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बाहर खड़ी साहिरा, जो समीर को किसी काम से बुलाने आई थी, वो ठिठक कर रुक गई। ओ भाई, मेरी अम्मी अब्बू को उनके हाल पर छोड़ो। कोई ऐसी बात नहीं है। उनके चक्कर में मुझे मत भुला देना। और कान खोल कर सुन लो, मैं अब्बू नहीं हूँ। बुद्धि से पकड़ लूँगा तुम्हें। खबरदार जो घर के कामों में मुझे नज़रअंदाज किया। जी नहीं, मैं इतनी नासमझ नहीं हूँ। घर के काम कितने ही अहम क्यों ना हो, जिसके दम से घर बना है उससे ज़्यादा अहम नहीं हो सकते। वैसे समीर, ये गुद्दी क्या होती है? बोलते बोलते उसे याद आया तो एकदम पूछा। गुद्दी होती है और क्या होती है? दोनों और भी कुछ कहकर खिलखिला रहे थे। साहिरा के वापस पलटते कदम तो पहली बात सुनकर ही बोझल हो चुके थे। वाकई ये बच्ची तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार निकली। उन्होंने इस बात पर दिल खोल कर एतराफ़ किया था। आज आसिया की शादी को 2 महीने होने को आए थे, मगर अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि समीर के आने से पहले उसने अपने आप को संवारा ना हो, उसके इंतज़ार में बार बार घड़ी की तरफ ना देखा हो, बैल बजने पर दरवाजे की तरफ ना दौड़ी हो। समीर के आगे हर काम की हैसियत जैसे कम हो जाती थी। और ये बात अब समीर भी अच्छी तरह जान गया था। इसीलिए उसके लबों पर भी हर वक्त एक अजीब सी मुस्कुराहट रहने लगी थी। अभी कल की ही बात है जब वो किसी दोस्त से कह रहा था, हाँ यार, ज़िंदगी बहुत बदल गई है।
और ये बदलाव बहुत खूबसूरत है। साहिरा के जहन में पहले आने वाली सारी सोचें उसको बेगुनाह साबित करती थी, मगर आज उनका अपना दिल उन्हें कसूरवार ठहरा रहा था। वकार साहब का यूँ खामोश रहना, उन्हें नज़रअंदाज करना, न लड़ना न झगड़ना, न शिकवा न शिकायत न गिला, कितने सारे जज्बे थे जिन्हें वो एक एक करके सुलाते चले गए थे और साहिरा को एहसास तक ना हो सका। उनकी ज़िंदगी का साथी जो उनके लिए मोहब्बत का शजर था, खुद उनके लिए भी तो सच्चे जज्बों के इजहार की ज़रूरत दरकार थी कि वो और फूलते फलते पेड़ फल जैसी नियामत का हो या मोहब्बत का, दोनों मोहब्बत वाले माहौल में परवान चढ़ते हैं। दोनों को पानी देने की ज़रूरत होती है। दोनों जितने सेहतमंद हों उतना ही फैज़ पहुंचाते हैं। उन्हें एक एक करके अपने सारे कसूर याद आ रहे थे। वकार साहब का उनके लिए घंटों इंतज़ार करना, बार बार घड़ी देखना कि कब वो फारिग होकर उनके पास आकर बैठती है, मोहब्बत से किसी सिंगार की फरमाइश करना और साहिरा का फ़ौरन ये कहकर रद्द कर देना कि बच्चे क्या सोचेंगे। यकीनन ये सोच गलत थी। औलाद को सही सोचों की तरफ मोड़ने वाले भी माँ बाप होते हैं। उन्होंने तो वकार साहब के लिए कोशिश तक भी नहीं की कभी। बेशक घर के फ़र्ज़ में उन्होंने कभी गफलत नहीं बरती। वकार साहब के सारे ज़रूरियात का हमेशा ख्याल रखा, उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखा, मगर ज़िंदगी महज ज़रूरतों और फ़राइज़ पूरा करने का तो नाम नहीं है। ज़िंदगी तो अपने कैनवास में ना जाने कितने मंजर, कितने रंग रखती है। इजहार, इकरार, इनकार, जज्बात, शिकायत, सब उन रंगों से ही तो ज़िंदगी की असल तस्वीर उभर कर सामने आती है। आज आसिया की बातों ने उन्हें पछतावे की दलदल में उतार दिया था, वरना अब तक तो वो अपने आप को बेकसूर समझती थी। उन्होंने थक कर आंखें मूंद ली। सारा वक्त तो गुजर चुका था, बचा ही क्या था। आंसू लाइन से बहने लगे। आज ही तो आंसू को सही रास्ता मिला था, तो उन्होंने बहने दिया। एहसास जब पछतावा बनकर रगों में दौड़ने लगे तो इंसान का दिल तहस नहस करके रख देता है। ऐसे में आंखों से आंसू नहीं, लावा फूटता है। आंसू तो तकलीफ से जुड़े होते हैं ना। ये तकलीफ नहीं, तकलीफ का बोझ था जिसे उठाना इतना आसान भी नहीं होता। शायद इसीलिए पछतावे के मारे लोग जल्दी रह जाते हैं। इतवार का दिन था। साहिरा अपने कमरे से बाहर आई तो किचन में हल्के हल्के बोलने और कह कहों की आवाज़ें आ रही थी। वो सीधी वहीं चली आई। बड़ी जल्दी उठ गए तुम लोग। आसिया और समीर को किचन में खड़ा देखकर वो हैरत से बोली। ये है ना, साहब जी को भूख लग गई, मेरी भी नींद उड़ गई इनकी वजह से। इन्हीं के पेट पूजा का इंतज़ाम कर रही हूँ। पूरे किचन में चाय की खुशबू फैली हुई थी और समीर स्टूल पर बैठा अंडा फेंट रहा था। समीर किचन में काम कर रहा था। साहिरा हैरान रह गई। समीर तो कभी किचन में झांकता तक नहीं था। मैं खुद घसीट कर लाई हूँ उन्हें। सब सो रहे थे। इतनी खामोशी में मुझसे अकेले काम नहीं होता। और बाकी जो दूसरा मंजर आप देख रही हैं, ये तो इस प्यारे किचन की मेहरबानी है कि जो भी यहाँ आता है इसके दम में फंस जाता है। उसका इशारा समीर के अंडा फेंटने की तरफ था। साहिरा हंस दी। इनके अब्बू ने तो आज तक कभी किचन को गौर से देखा भी नहीं होगा। पता नहीं कैसे उनके मुंह से निकल गया। आसिया ने एक नज़र उनके सोते हुए चेहरे को देखा और शोखी से बोली, आपको भी ऐसा ही करना था ना। बस अब्बू को थोड़ा सा मक्खन लगाती कि चलिए ना आप भी किचन में। आप साथ होंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। बस फिर आप खुद देखती कैसे जादू की छड़ी घूमती और आपके एक आध काम में तो मदद मिल ही जाया करती। और शिट अम्मी, देख रही हैं आप, ये किचन का काम भी अब मुझसे करवाने के चक्कर में है, वो भी मक्खन लगा लगा कर। समीर ने बाउल रखकर आस्तीनी चढ़ाई। कैसी चालाक बहू मिली है आपको। चालाक नहीं, समझदार बहू मिली है मुझे। साहिरा ने दोनों बाजू फैलाकर आसिया को बचाने की कोशिश की, जो समीर के आस्तीनों चढ़ाने पर हंसकर उनके पीछे खड़ी हो गई थी। अम्मी, यार ये सरासर धोखा है। आप अम्मी तो मेरी है ना। तौबा करें समीर, मैं तो मजाक कर रही थी। और वैसे भी आप इतने सलीकामंद नहीं हैं कि किचन जैसी जगह आपके हवाले की जाए। वकार अहमद दूर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े सब देख रहे थे। उनके लबों पर भी मध्यम सी मुस्कुराहट खिल उठी। आसिया और समीर की नोकझोंक अब भी जारी थी। साहिरा शौहर को खड़ा देखकर खुद ब खुद उनकी तरफ बढ़ गई। इरादा यही था कि उनसे पूछकर खुद उनके लिए नाश्ता तैयार करे और अपने कमरे में ही खाएं, मगर वकार अहमद उन्हें आता देखकर वापस अंदर पलट गए, उसी सर्द महरी के साथ जो पता नहीं कब उनकी ज़ात का हिस्सा बन गई थी। समीर, उठे ना, मेरे साथ छत पर चलिए। क्यों, अभी क्यों, खुद जाओ, मैं टीवी देख रहा हूँ। समीर की निगाहें टीवी पर थीं।
मैं सूखे कपड़े ऊपर से उतारने जा रही हूँ, आप भी चलिए, वो मिनमिनाई। तो जाओ ना। अरे मैं रात के वक्त अकेली छत पर जाऊँ? देख रहे हैं अब्बू आप इन्हें। ससुर को आता देखकर वो फौरन हिमायत के लिए बोली। जाओ समीर, साथ चली जाओ, उन्होंने रसान से कहा। तो अकेला छत पर जाने में क्या हर्ज है? छत पर जा रही हो, कोई सरहद पर तो नहीं जा रही, वो झुंझलाया। आपको पता है, रात के 9 बजे के बाद ऐसी जगहों पर भूत प्रेत आ जाते हैं। मुझे डर लगता है। बेफिक्र रहो, भूत प्रेत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, वो इतने बदजोक नहीं होते। बल्कि मुझे ना लेकर जाओ तो अच्छा है, क्योंकि अगर परियां वगैरह हुई तो ये फैसला तुम्हें महंगा पड़ सकता है। कहते हुए समीर ने फर्जी कॉलर झाड़े थे। अच्छा ठीक है, नहीं जाती मैं भी। आसिया का मुंह फूल गया। मगर जब सुबह कव्वे आपकी शर्ट गंदी करेंगे तो मुझसे मत धुलवाइएगा। हाय, क्या मतलब? समीर को करंट लगा था। मतलब ये कि जिस रस्सी पर आपके कपड़े हैं उसके ऊपर वाले पाइप पर कव्वे बैठकर बीट करते हैं। नहीं यार, चलो जल्दी, मेरी शर्ट्स। वो खड़ा हुआ मगर आसिया जो की त्यों बैठी रही। चलो अब, पहले आप चलिए, वो इत्मीनान से बोली थी। वो क्यों? समीर उसके अंदाज पर ठिठका था। इसीलिए कि सै से पहले ए आता है। ये क्या बात हुई? वो सचमुच झुंझला गया। मैं आसिया हूँ, इसलिए समीर के पीछे आऊँगी। वकार अहमद ने उसकी बात इस पर जोरदार कहकहा लगाया था। आसिया तो हंसते हुए समीर के पीछे चली गई, मगर साहिरा कितनी देर तक वकार साहब को हंसता हुआ देखती रही। इसे कहते हैं शादी के बाद ज़िंदगी का बदल जाना। मगर बाज़ लोगों की ज़िंदगी बदलती नहीं, पिघल जाती है। वो लोग तो वो बोल तो शायद खुद से रहे थे, मगर सुनाया शायद साहिरा को गया था। वो धीरे से नज़र चुरा गई, मगर खुशी इस बात की थी कि बहुत ऐसे बातें सही उनकी ज़बान से कुछ शिकवा तो अदा हुआ था, यानी वो अब भी उनकी ज़िंदगी में थी। उन्हें इत्मीनान सा हुआ। मैंने आपका ग्रे सूट प्रेस कर दिया है, वो बहुत दिनों से आपने उसे पहना ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है आप पर, उसे नर्म लहजे में वो धीरे से कह गई। और वकार अहमद ने चौंक कर गौर से उनकी तरफ देखा था। कहा कि सालगिरह थी, हालात की वजह से फैसला हुआ कि घर सिर्फ घर वाले मिलकर मना लेते हैं, लेकिन इस बात पर भी आसिया ने ठीक ठाक इंतज़ाम कर लिया था। कहा कि चंद दोस्तों को बुला लिया गया था और उस वक्त आसिया ने उन सबको एक कमरे में म्यूज़िक ऑन करके बिठा दिया था। काम ख़त्म हुआ तो सोचा जल्दी से तैयार हो जाऊं। फिर अपने कमरे में जाते जाते अचानक उसे कुछ ख्याल आया तो अम्मी के रूम की तरफ बढ़ गई। चलो भाई अब केक काटो, जुबेर शोर मचा रहा था। अभी नहीं यार, मेरे कैमरे को जाने क्या हुआ है, चार्ज ही नहीं हो रहा। तुम उसे छोड़ो, मेरे कमरे से दूसरा कैमरा ले आओ, समीर से पूछ लेना, वो बता देगा कहाँ रखा है, आसिया ने कहा। वो जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। अम्मी अब्बू आ जाए, मैं केक काट रहा हूँ, ताहा ने पुकारा। अब्बू ने आकर उसे गले लगाया। अम्मी कहाँ है, जल्दी से आ जाएं। अब्बू अम्मी कहाँ हैं? आसिया के पूछने पर अब्बू ने कमरे की तरफ इशारा किया, जहां दरवाजे की ओर से ही साड़ी का ग्रीन पल्लू झांक रहा था। आसिया गई और उन्हें ले आई। वाह अम्मी ग्रेट, जुबेर ने नारा लगाया तो साहिरा गुलाबी पड़ गई। यार पहले अम्मी अब्बू का फ़ोटो तो लो, समीर ने दोनों को साथ खड़ा कर दिया। आज आसिया ने उन्हें ज़बरदस्ती तैयार कर दिया था। उन्हें देखकर वकार अहमद को अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए थे। वकार अहमद की नज़रों ने साहिरा को सराहा था। कितने अरसे बाद तारीफ़ की थी उन्होंने, और ये सब आसिया की वजह से मुमकिन हो सका था। बड़े खुशनसीब थे वो कि उनको दिल और रिश्ते जोड़ने वाली बहू मिली थी। वकार अहमद की नज़रों में भी वो चढ़ गई थी। अब उन्हें पता चला था अल्लाह ने उन्हें बेटी से क्यों नहीं नवाजा था। आसिया की सूरत में उन्हें बहू नहीं बेटी मिल गई थी। इधर आसिया भी सास ससुर के बीच फासले सिमटने से बहुत खुश थी, मगर कुछ दिनों से अजीब मामलात चल रहे थे। वो काफ़ी थकने लगी थी, मिजाज भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। किचन में जाने को तो दिल ही नहीं चाहता था। समीर उसे डॉक्टर के पास ले गया था। जब वो वापस लौटे तो उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। सबसे पहले अम्मी को बताना, समीर ने कहा तो वो शर्मा गई थी। अब तो तुम इस घर में वीआईपी बनकर रहोगी, अम्मी तुम्हें हिलकर पानी भी नहीं पीने देंगी। समीर उसे छेड़ रहा था। ये तो उसे भी पता था कि वाकई उसकी सास उसे उठकर पानी भी नहीं पीने देगी। वो आने वाले दिनों की खुशी में खो गई थी। वो शर्म से लाल छोटे छोटे कदम उठाती सास के कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। वो वहाँ रुककर अंदर की आवाज़ें सुनने लगी। घर तो खैर हमारी बेटी आसिया ने खूब संभाला हुआ है। मुझे यकीन है जब उसे पता चलेगा तो वो तुम्हें उठकर पानी भी नहीं पीने देगी, बल्कि रानी बनाकर रखेगी।
बस खूब खाना पीना, ख्याल रखना, चेकअप कराती रहना। वक़ार अहमद की आवाज़ में लगावट ही लगावट थी। वो हैरान रह गई। फिर जब बात समझी तो वो हंसती समीर को एक खुशखबरी सुनाने भागी। क्या हुआ, बता दिया अम्मी को? समीर ने पूछा। हाँ, वो हंसी पर काबू पाते बोली। फिर क्या? मैं भी रानी, तू भी रानी, कौन भरेगा घर में पानी? कहकर वो हंसती ही चली गई। अगर हमारी ये कुछ अलग सी मोहब्बत से भरी कहानी आपके दिल के किसी कोने को छू गई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा साथ हमारे लिए बहुत कीमती है।